नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसे नाम की, एक ऐसे विचारक की जिन्होंने दुनिया को कह सकते हैं कि दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोगों के लिए वो एक आध्यात्मिक गुरु थे और कुछ के लिए एक विवादित शख्सियत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशो की। तो चलिए उनके जीवन और उनके विचारों की इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और देखिए, उनकी पूरी फिलॉसफी को समझने के लिए ना शायद उनका ये एक विचार ही काफी है। वो कहते थे, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, ये एक रहस्य है जिसे जीना है। यही सोच, यही आइडिया उनके पूरे जीवन की बुनियाद बना। तो सवाल ये है कि आखिर ये सोच आई कहाँ से? किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें उनकी जड़ों तक जाना पड़ता है ना? तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव से, जहां एक असाधारण दिमाग ने जन्म लिया था। 11 दिसंबर 1931 को उनका जन्म हुआ। अब देखिए, बचपन तो बाहर से देखने में बिल्कुल आम था, लेकिन उनके अंदर जो दिमाग था वो बिल्कुल भी आम नहीं था। वो बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे, हर चीज पर सवाल उठाते थे। मतलब कोई भी परंपरा या मान्यता वो उसे सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते थे कि सब मानते हैं, वो उससे पहले खुद परखना चाहते थे, समझना चाहते थे। और यहीं से उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टकराव शुरू होता है। एक तरफ था समाज, जो कहता था, भाई इतने सवाल मत पूछो, जो जैसा है वैसा ही मान लो। और दूसरी तरफ थे वो जिनका स्वभाव ही था कि नहीं, मैं तो सच्चाई को खुद अनुभव करके ही मानूंगा। ये टकराव उनकी पूरी जिंदगी उनके साथ चला। उनकी इस सोच के पीछे एक बड़ी वजह थी उनका बचपन, जो उनके नाना नानी के साथ बीता। वहां उन्हें वो आज़ादी मिली जो शायद उस जमाने में बहुत कम बच्चों को मिलती थी, और इसी आज़ादी ने उनकी इस स्वतंत्र सोच को, इस विद्रोही स्वभाव को और भी मजबूत किया। उनका मानना था कि बच्चे को खुला छोड़ दो, वो अपनी सच्चाई खुद ही ढूंढ लेगा। तो ठीक है, बचपन में तो ये जिज्ञासा थी, लेकिन जब वो बड़े हुए, जब उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, तब क्या हुआ? चलिए अब उनके जीवन के अगले पड़ाव पर चलते हैं, ज्ञान की खोज। पढ़ाई लिखाई में वो बहुत तेज थे। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की, अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया और फिर फिलॉसफी के प्रोफेसर भी बन गए। मतलब अकादमिक तौर पर तो वो शिखर पर थे, लेकिन उनके लिए असली ज्ञान किताबों के पन्नों में कैद नहीं था। पर यही सबसे जरूरी बात है, उनका दिल हमेशा कहता था कि ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। मतलब वो जीवन की सच्चाइयों के बारे में सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते थे, वो उन्हें जीना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे। और अनुभव की यही जिद, यही तलाश उन्हें एक ऐसी रात तक ले गई, एक ऐसे अनुभव तक ले गई जिसने उनकी पूरी जिंदगी को, उनके मकसद को हमेशा के लिए बदल दिया। वो तारीख थी 21 मार्च 1953। कहा जाता है कि उस रात वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और तभी उन्हें एक बहुत गहरा, एक बहुत ही असाधारण आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उन्होंने बाद में बताया कि उस पल ऐसा लगा जैसे अंदर का सारा अंधेरा, सारी उलझनें अचानक गायब हो गईं और एक रोशनी का जैसे विस्फोट हुआ हो। उन्हें ये एहसास हुआ कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ शुद्ध चेतना हूं। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इस एक अनुभव के बाद, जिसे वो संबोधि कहते थे, उनका रास्ता एकदम साफ हो गया। अब उनका सिर्फ एक ही मिशन था, जिस रास्ते पर वो चले हैं, जिस जागरूकता को उन्होंने पाया है, उसे दूसरों के साथ भी बांटा जाए। और उनका जो सबसे मुख्य संदेश था वो था ऑथेंटिक होने का, यानी असली होने का। वो कहते थे, अगर तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो तो तुम अपनी सबसे बड़ी क्षमता खो रहे हो। मतलब किसी की नकल मत करो, अपनी पहचान, अपनी यूनिकनेस को खोजो। लेकिन उनका ये रास्ता फूलों भरा नहीं था। उन्होंने हजारों प्रवचन दिए, उनके विचार दुनिया भर में फैले, पर क्योंकि उनके विचार समाज के बने बनाए नियमों को सीधी चुनौती देते थे, तो जाहिर है उनका बहुत विरोध भी हुआ। इसी सफर में वो अमेरिका गए, वहां एक बहुत बड़ा आश्रम, एक कम्यून बनाया, जो बाद में बड़े विवादों में घिरा और बंद हो गया। इसके बाद वो भारत वापस आ गए और पुणे में अपना आश्रम फिर से शुरू किया। इतनी मुश्किलें, इतने विवाद, लेकिन वो अपनी बात पर हमेशा टिके रहे। उनका मानना था कि सच्चा इंसान वही है जो सच्चाई के साथ खड़ा है, भले ही फिर पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। पुणे में आके उन्होंने ध्यान को एक नया ही रूप दिया। उन्होंने ध्यान की कुछ ऐसी विधियां बनाई जो बहुत एक्टिव थी। उनमें नाचना था, गाना था, हंसना था और फिर उसके बाद गहरी शांति का अनुभव था।
उनका कहना था कि भाई ध्यान का मतलब हमेशा गंभीर होकर बैठना ही क्यों हो। यही उनकी सबसे अनोखी बात थी। उन्होंने सिखाया कि ध्यान कोई गंभीर काम, कोई बोझ या ड्यूटी नहीं है, बल्कि ये एक मजेदार, एक आनंद से भरा रास्ता भी हो सकता है। मतलब उत्सव मनाना भी अपने आप में एक ध्यान है। और फिर साल आया 1990। 19 जनवरी को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन उनके विचार, उनकी शिक्षाएं, वो आज भी उनकी हजारों किताबों के जरिए दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंच रही हैं। तो ठीक है, ये तो थी उनकी कहानी। लेकिन इस पूरे विवादास्पद और इतने विशाल जीवन से हम कौन से सबक ले सकते हैं? अगर उनकी पूरी फिलॉसफी को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? चलिए देखते हैं। ये हैं वो 5 बातें। पहला, अपनी राह खुद बनाओ। दूसरा, डर से नहीं, जागरूकता से जियो। तीसरा, ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ। चौथा, विरोध के बावजूद सच्चाई के लिए खड़े रहो। और पांचवा, जीवन को एक बोझ की तरह नहीं, एक उत्सव की तरह जियो। ये 5 बातें मिलकर ही उनके पूरे दर्शन का निचोड़ हैं। आखिर में ओशो का पूरा जीवन हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि हमारा जीवन क्या है। क्या ये एक बोझ है जिसे ढोना है, या फिर ये एक उत्सव है जिसे मनाना है? और जैसा वो हमेशा कहते थे, इसका जवाब किसी और के पास नहीं, ये चुनाव हर किसी को खुद ही करना है।